नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी बड़ी प्रासंगिक है, जहां लड़कियां हर तरह की आज़ादी चाहती है, हर तरह का सुख चाहती हैं, लेकिन जिम्मेदारियां या कर्तव्य उनसे वे बिल्कुल विमुख रहती हैं। हमारी आज की कहानी कुछ इसी तरह की है। मुझे पति चाहिए, सास ससुर नहीं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह के 8 बजे थे। पूरे घर में हलचल मची हुई थी। अरे सीमा, जरा वो चांदी की ट्रे निकालना। और हाँ, चाय के साथ गर्मा गर्म कचौरी भी बना लेना। लड़के वाले कभी भी पहुंच सकते हैं। रसोई से माँ सरोज की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। हाँ मम्मी, सब तैयार है, आप बस चिंता मत कीजिए। उधर बैठक में पिता महेश जी बार बार घड़ी देख रहे थे। अरे भाई, पहली बार कोई लड़का देखने आ रहा है, सब कुछ ठीक होना चाहिए। इतने में उनकी बेटी नेहा सीढ़ियों से उतर कर आई। हल्के गुलाबी रंग का सूट, सलीके से बंधे बाल, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में बड़े बड़े सपने। सरोज की नजर बेटी पर पड़ी तो मुस्कुरा उठी। मेरी बेटी तो आज किसी परी से कम नहीं लग रही। नेहा मुस्कुराई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने धीरे से कहा, मम्मी, मैंने पहले ही बता दिया है, मुझे कोई समझौता नहीं करना। सुनकर सरोज थोड़ा चौंक गई। मतलब? मतलब वही, मुझे ऐसा पति चाहिए जो अच्छी नौकरी करता हो, उसका अपना बंगला हो, कार हो, और शादी के बाद हमारी अलग दुनिया हो। महेश जी ने अखबार नीचे रख दिया और बेटी की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, बेटी, हर इंसान के माँ बाप होते हैं। तो तो शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं होती है, लड़का लड़की की नहीं होती, दो परिवार भी आपस में बंधते हैं। नेहा हल्की सी मुस्कुराई। पापा, ये बात हो गई पुरानी। आजकल हर कोई अपनी लाइफ जीना चाहता है और जीता है। अगर लड़के के माँ बाप उसके साथ रहे तो? सरोज ने धीरे से पूछा। तो मैं शादी नहीं करूंगी। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। महेश जी ने गहरी सांस ली। नेहा, तुम जो सोच रही हो, क्या कभी अपने बारे में भी सोचा है? क्या मतलब पापा? आज हम जवान हैं, कल बूढ़े होंगे। नेहा हंस पड़ी। अरे पापा, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। महेश जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन तुम किसी और के माँ बाप को अकेला छोड़ने की शर्त पर शादी कर रही हो? नेहा कुछ क्षण तो चुप रही, फिर बोली, वो उनकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। तभी डोरबेल बजी। लगता है लड़के वाले आ गए हैं। पूरा घर एकदम सजग हो गया। महेश जी ने दरवाजा खोला। सामने गोपाल शर्मा, उनकी पत्नी सावित्री और उनका बेटा आदित्य खड़े थे। तीनों का पहनावा सादगी से परिपूर्ण लेकिन बहुत सुरुचिपूर्ण था। आदित्य ने सफेद शर्ट और नीली पैंट पहनी हुई थी। उसकी आंखों में भी आत्मविश्वास झलक रहा था। महेश जी ने स्वागत किया। आइए, आपका ही इंतजार कर रहे थे। कुछ देर सामान्य बातचीत होती रही। महेश जी ने पूछा, बेटा, आप क्या करते हो? जी, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा ही वेतन होगा आपका। गोपाल जी हंस पड़े। भगवान की कृपा है। सावित्री जी बोली, जी हाँ, अपना घर है, कार भी है, और सबसे बड़ी बात, बेटा अभी तक हमारे साथ ही रहता है। नेहा ने चुपचाप नजरें झुका ली। यही तो नहीं चाहिए था मुझे। थोड़ी देर बाद सरोज जी बोली, अगर आप दोनों चाहे तो थोड़ी देर बाहर बगीचे में घूमते हुए बातें कर लो। सबने सहमति में सिर हिला दिया। नेहा और आदित्य बगीचे में तो नहीं, लेकिन बालकनी में जाकर बैठ गए। कुछ पल दोनों चुप थे। आदित्य ने मुस्कुराकर पूछा, तो हाउ आर यू? आई एम फाइन। एंड यू? मैं भी। नेहा ने सीधे मुद्दे पर आना ठीक समझा। मैं एक बात आपसे पहले साफ कर देना चाहती हूँ। जरूर। मुझे नौकरी करने में कोई दिक्कत नहीं। मुझे अच्छा जीवन चाहिए, कार, बंगला, घूमना फिरना। लेकिन मैं शादी के बाद सास ससुर की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती। आदित्य शांति से उसकी बात सुन रहा था। नेहा आगे बोली, अगर शादी हो तो हम लोग अलग रहेंगे।
कुछ क्षण तो आदित्य चुप रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा या नाराजगी नहीं थी, बस हल्की सी मुस्कान। आपकी बात पूरी हो गई? हाँ। तो अब मेरी एक छोटी सी बात भी सुन लीजिए। नेहा ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। अगर मैं शा, शादी के बाद मेरे माँ बाप से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा, तो तुम्हारे मम्मी पापा से भी हमारा कोई संबंध नहीं होगा? उसके बाद सुनकर नेहा की आंखें फैल गई। क्या मतलब? जिस दिन शादी होगी उसी दिन से आपके माता पिता सिर्फ आपके रहेंगे, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ना त्योहार पर मिलूंगा, ना बीमारी में जाऊंगा, ना उनकी कभी जिम्मेदारी निभाऊंगा। सुनकर नेहा एकदम चुप रह गई। उसे शायद ऐसे उत्तर की बिल्कुल भी उम्मीद न थी। रिश्ते बराबरी से चलते हैं नेहा जी। अगर मैं अपने माँ बाप का बेटा नहीं बना रह सकता, तो फिर तुम भी अपने माँ बाप की बेटी नहीं बनी रह सकोगी। और अगर मैं मेरे माँ बाप का बेटा नहीं रहा, तो तुम्हारे माँ बाप के लिए भी मेरी कोई जिम्मेदारी बेटे समान नहीं रहेगी। नेहा के चेहरे पर का आत्मविश्वास पहली बार जरा डगमगा गया। सड़क से गुजरती गाड़ियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। नेहा पहली बार किसी के सामने निरुत्तर हुई थी। आप मजाक कर रहे हैं ना, है ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने आपका क्या बिगाड़ा है? तो मेरे मम्मी पापा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नेहा के पास कोई जवाब नहीं था। नेहा जी, आपकी सोच को गलत नहीं कह रहा मैं। हर व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। क्या? जिस लड़की को अपने माता पिता से प्रेम है इतना, वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, वही लड़की किसी दूसरे के माता पिता को अकेले छोड़ने की बात इतनी आसानी से कैसे कह देती है? देखिए, मैं किसी की दुश्मन नहीं हूँ, बस मुझे अपनी आज़ादी चाहिए। आज़ादी या जिम्मेदारियों से दूर हटना? आप मुझे स्वार्थी कह रहे हैं? नहीं, ये आपकी सोच है। नेहा ने गहरी सांस ली। मैंने बचपन से देखा है, मेरी बुआ जी की शादी संयुक्त परिवार में ही हुई थी। सुबह से रात तक सिर्फ काम काम काम। उनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं थी। मैंने तभी तय कर लिया था कि मैं ऐसा जीवन कभी नहीं जीऊंगी। अगर आपके मन में ये डर है कि शादी के बाद आप पर अन्याय होगा, तो ये डर तो समझ में आता है, लेकिन सब परिवार एक जैसे थोड़ी होते हैं। मेरी माँ सरकारी स्कूल की शिक्षिका थी, पिछले साल रिटायर हुई। पापा बैंक से रिटायर हुए। उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि शादी के बाद हम बहू को नौकरानी बनाकर रखेंगे। तो माँ कहती है जिस दिन बहू इस घर में आएगी उसी दिन से यह घर उसका भी होगा। नेहा का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। तभी नीचे से सरोज जी की आवाज आई, बेटी चाय ठंडी हो जाएगी, आ जाओ तुम दोनों। नेहा, मैं एक बात पूछूं तुमसे? जी। मान लीजिए शादी के 5 साल बाद तुम्हारे पापा बीमार पड़ जाए, उन्हें हर महीने अस्पताल ले जाना पड़े, क्या तुम जाओगी? बिल्कुल जाऊंगी। अगर उसी दिन मेरी माँ की तबीयत भी खराब हो जाए? मैं तो शायद अपने पापा के पास ही जाऊंगी। और मैं भी यही करूंगा, पहले अपनी माँ के पास जाऊंगा। नेहा ने तुरंत कहा, वो अलग बात है। कैसे? क्योंकि वो आपकी माँ है और आपके पापा आपके पिता। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। सावित्री जी नीचे सरोज से कह रही थी, बहन जी, आपकी बेटी बहुत पढ़ी लिखी और समझदार लगती है। सरोज जी मुस्कुराई, लेकिन उनके मन में चिंता थी। उधर गोपाल जी और महेश जी पुराने दिनों की बात कर रहे थे। बेटियां सच घर की रौनक होती है। सही कहा आपने। और बेटे बुढ़ापे की लाठी। लेकिन आजकल बच्चे लाठी नहीं, सहारा ही बन जाए तो बहुत है। उनकी बात सुनकर सरोज जी कुछ सोच में पड़ गई। नेहा ने पूछा, अगर आपकी पत्नी कहे कि वह अलग गृहस्थी बसाना चाहती है तो? देखो नेहा, नौकरी की वजह से जरूरी हुआ तो मैं अलग रह लूंगा माँ बाप, लेकिन अलग रहने और रिश्ता तोड़ने में बहुत अंतर होता है। मैं रोज ही माँ बाप का हाल पूछूंगा, डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, त्योहार उनके साथ ही मनाऊंगा। उन्हें ये नहीं महसूस होने दूंगा कि उनका बेटा उनसे दूर हो गया है। नेहा ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन मुझे डर लगता है
किस बात का? कि कहीं मेरी पहचान सिर्फ किसी की बहू बनकर न रह जाए। आदित्य ने कहा, ये बात तो पहले कहनी चाहिए थी नेहा। मतलब? नेहा, मुझे भी ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जो अपनी पहचान ही खो दे। मुझे जीवन साथी चाहिए, नौकरानी तो हमारे घर में बहुत है। नेहा मुस्कुराई, लेकिन अभी भी उसके मन का संभ्रम पूरी तरह टूटा नहीं था। वे लोग नीचे आ गए। कुछ देर के बाद में आदित्य अपने माता पिता के साथ अपने घर चला गया, ये कहकर कि फैसला करने की कोई जल्दी नहीं है नेहा, सोच कर बोलना। शादी सिर्फ घर बदलने का नाम नहीं, शादी के बाद सोच भी बदलना होती है। नेहा के मन में एक बार विचार आया कि क्या वह सचमुच सिर्फ अपने माता पिता के बारे में सोच रही थी। सरोज जी अपने पति से पूछ रही थी, क्या लगता है आपको, क्या जवाब आएगा उनका? महेश जी बोले, लड़का तो बहुत समझदार लगता है, लेकिन फैसला अब नेहा को भी करना होगा। उधर नेहा अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। आदित्य का वाक्य उसके कानों में गूंज रहा था, अगर मैं अपने माँ बाप का बेटा नहीं रह सकता तो तुम्हारे माँ बाप का बेटा मैं कैसे बन सकता हूँ। तभी उसकी सहेली रिया का फोन आया। हेलो मैडम, लड़का देखने का कार्यक्रम कैसा रहा? मत पूछ यार। अरे, क्या हुआ? शाम को मिल, सब बताती हूँ। शाम को नेहा ने पूरी घटना सुना दी। रिया ध्यान से सुन रही थी। तो मुझे तो लड़का समझदार लगा। तू चाहती है कि मैं शादी के बाद अपने सास ससुर की सेवा करती रहूं? अरे, सेवा और सम्मान में फर्क होता है नेहा। मैं भी अपने सास ससुर के साथ ही रहती हूँ, लेकिन घर में नौकरानी बन के थोड़े रहती हूँ। नेहा ने हैरानी से देखा। हाँ, मैं अगर ऑफिस से देर से आऊं तो मम्मी जी खाना गर्म करके रखती हैं, पापा जी मेरे लिए चाय भी बना देते हैं। अच्छा, ऐसा? हर घर एक जैसा थोड़ी होता है नेहा। रिया बोली, अगर मेरे सास ससुर न हो तो मैं नौकरी कैसे करती? जितना अपनापन, स्नेह और प्यार से वे मेरे बच्चे देखते हैं, घर बार देखते हैं, घर बार की चिंता करते हैं, कोई नौकर करेगा क्या? अच्छा। नेहा अभी भी संभ्रम की स्थिति में थी। रिया बोली, चल मैं तुझे एक और जगह लेकर चलती हूँ। कहाँ? मेरी बुआ के घर। दोनों उसकी बुआ के घर पहुंची। बुआ का घर साधारण मध्यम वर्गीय परिवार दिख रहा था। सविता जी ने दोनों का मुस्कुराकर स्वागत किया। अरे रिया, आजा बेटी। घर में कदम रखते ही नेहा ठिठक गई। ड्राइंग रूम में एक बुजुर्ग महिला छोटी बच्ची को कहानी सुना रही थी। रसोई में एक युवक सब्जी काट रहा था और एक युवती लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रही थी। नेहा ने कनखियों से इशारा करके रिया से पूछा कि कौन है ये? रिया ने पहचान करवा दी। वो मेरी भाभी है, ऑफिस का काम कर रही है। वो मेरे भैया हैं, किचन में थोड़ा हेल्प करवा रहे हैं। और ये मेरी बुआ। नेहा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। नेहा ने धीरे से भाभी के पास जाकर पूछा, आप नौकरी किस तरह से कर लेती हैं? आपको कोई परेशानी तो नहीं आती? नहीं, मैं बैंक में मैनेजर हूँ। और आपका घर कैसे संभलता है? अरे, घर हम सब मिलकर संभालते हैं। मतलब? देख लो, आज का खाना मेरे पति बना रहे, क्योंकि आज मुझे बहुत काम है। हमारे यहाँ सब लोग मिलजुल कर सारी जिम्मेदारी उठाते हैं, तो किसी पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। तभी सविता जी बोली, बेटी, संयुक्त परिवार तो तभी सुंदर लगता है जब सब एक दूसरे को इंसान समझे, नौकर नहीं। सविता जी ने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, परिवार बोझ नहीं होता अगर रिश्तों में सम्मान हो। उस रात नेहा को गहरी नींद न लग सकी। वो सोच में डूबी रही। अगली सुबह महेश जी रोज की तरह टहलने के लिए घर से निकले थे। बरसात के बाद की ठंडी हवा चल रही थी। सड़क पर लोग अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। उसी समय उनके सीने में अचानक तेज दर्द उठा। उन्होंने एक बिजली के खंभे का सहारा लिया। उनके हाथ कांप रहे थे। तभी उनके पास एक युवक आ गया। अंकल, बैठ जाइए। महेश जी की सांसें तेज तेज चल रही थी। महेश जी ने देखा, आदित्य तुम? आदित्य ने एक पल गंवाए बिना उनका हाथ पकड़ा। बातें बाद में करेंगे, पहले अस्पताल चलते हैं। ये कहकर आदित्य ने उन्हें अपनी कार में बिठा लिया।
उधर घर में सरोज जी पूजा की तैयारी कर रही थी। नेहा ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी कि फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था पापा। नेहा ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ महेश जी नहीं, आदित्य था। नेहा जी घबराइए नहीं, अंकल मेरे साथ है। उन्हें हल्का सा सीने में दर्द हुआ था। हम लोग अस्पताल में पहुंच गए हैं, डॉक्टर देख रहे हैं। नेहा बरबस चौंक पड़ी। क्या पापा ठीक है? हाँ हाँ, डॉक्टर कह रहे हैं कि समय पर आ गए हम, इसलिए चिंता की बात नहीं। आप और आंटी तुरंत आ जाइए। जब सरोज जी और नेहा अस्पताल पहुंची तो महेश जी सामान्य थे। डॉक्टर ने बताया, ये समय पे आ गए इसलिए खतरा टल गया। थोड़ी देर हो जाती तो परेशानी बढ़ सकती थी। सरोज जी ने कृतज्ञता भरी आंखों से आदित्य की ओर देखा। बेटा, आज तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आदित्य ने उनके पैर छूते हुए कहा, आंटी ऐसा मत कहिए, अगर मेरे पापा होते तब भी तो मैं यही करता। महेश जी को शाम तक छुट्टी मिल गई। रात्रि भोजन के बाद महेश जी ने नेहा को बुलाया। बैठ बेटा। नेहा चुपचाप बैठ गई। महेश जी ने धीरे से कहा, आज तुमने देखा नेहा जी, यही कि जब किसी के माँ बाप मुसीबत में होते हैं तब उन्हें किसी बहस के नहीं, अपने बच्चों के साथ की जरूरत होती है। जी पापा। महेश जी ने उठकर अलमारी में से एल्बम निकाला जिसमें वे अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर कहीं ले जा रहे थे। नेहा ने पूछा, ये क्या पापा? महेश जी ने बताया, इन्हें लकवा मार गया था। उस समय मेरे पास में कार वार कुछ भी नहीं थी। मैं इन्हें साइकिल पर बैठाकर अस्पताल ले जाया करता था। तभी सरोज जी अंदर आई। हाँ बेटी, कई बार तो पूरी रात अस्पताल में तुम्हारे दादाजी के साथ मैं भी जागती थी। नेहा हैरान, मम्मी आपने तो कभी बताया ही नहीं। सरोज जी ने प्यार से उसके सिर सहलाया। बेटी, रिश्ते निभाए जाते हैं, गिनाए नहीं जाते। उस रात भी नेहा को नींद नहीं आई। आज आदित्य ने उसके पापा को अपना समझकर बचाया और वह उसी के माँ बाप को अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहती है। नेहा ऑफिस में बैठी होती तब भी उसे आदित्य की बातें याद आती। घर आती तो पापा की बीमारी का दृश्य आंखों के सामने घूम जाता। एक शाम पूजा ने कहा, नेहा आज ऑफिस के बाद मेरे साथ चलोगी? कहाँ? वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम? क्यों? अरे हर महीने हमारी कंपनी वहां जाकर बुजुर्गों के साथ कुछ समय बिताती है ना। आज मेरा नंबर है। शाम 5 बजे वे दोनों स्नेह वृद्धाश्रम पहुंची। गेट पर बड़े अक्षरों में लिखा था, यहाँ दान से ज्यादा अपनापन चाहिए। यह पंक्ति पढ़ते ही नेहा के कदम धीमे हो गए। पूजा ने मुस्कुराते हुए अपने पास से फल और मिठाई का डिब्बा वहां बैठी हुई आश्रम की संचालिका को पकड़ाया। एक फोटो हाथ में लिए ध्यान से उसे देख रही थी और कुछ बातें कर रही थी। नेहा धीरे धीरे चलती उनके पास पहुंच गई। बुजुर्ग महिला शायद भ्रम की स्थिति में रहती थी। बोली, आ गई बेटी, रोहन नहीं आया? नेहा चुप ही रही। देख, ये देख रोहन, छोटा था तब स्कूल नहीं जाना चाहता था, इसे दूध पसंद नहीं था। मैं कहानी सुनाकर पिलाती थी, स्कूल में गोद में उठाकर ले जाती थी। रात को डरता था तो पूरी रात मेरे सीने से चिपक कर सो जाता था। महिला की आवाज कांप रही थी। मुझे आज भी नींद नहीं आती बेटी। क्यों माँ जी? इसी बात का डर लगा रहता है कि कहीं मेरा बेटा मुझसे मिलने आए और मैं उसे देखने से पहले ही चली जाऊं। वृद्धा की बात सुनकर नेहा की आंखें डबडबा गई। नेहा उठने लगी तो वृद्धा ने उसका हाथ कसकर थामकर उसे अपने पास बिठा लिया। बेटी, एक बात सुन, किसी माँ से उसका बेटा मत छीनना। बहू बनकर बेटी बनना, लेकिन बेटे को माँ से अलग मत करना। नेहा को लगा जैसे शब्द सीधे उसके दिल में उतर रहे हैं। मन में सोचा, अगर मेरी वजह से किसी माँ को ऐसा इंतजार करना पड़ा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उसने सोचा, क्या आदित्य अब भी मुझे स्वीकार कर सकेगा? नेहा ने रात जैसे तैसे काटी। अगले दिन सुबह उसने बड़ी हिम्मत करके आदित्य का नंबर मिला ही लिया। उधर से आदित्य की आवाज आई। आदित्य बोल रहा हूँ। जी, क्या आज शाम को हम मिल सकते हैं? क्यों?
जी, कुछ ज़रूरी बात करनी थी। ठीक है। वे दोनों शाम को एक पार्क में मिले। कुछ देर चुप बैठे रहने के बाद नेहा ने कहा, सॉरी आदित्य, मुझे मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। आदित्य चौंक पड़ा। किस बात की? जी, उस दिन मैंने आपके मम्मी पापा के बारे में जो कहा था। नेहा की आवाज़ भर्रा गई थी। मैंने बहुत गलत सोचा था। क्या सिर्फ यही कहने के लिए बुलाया है? नहीं, कुछ और भी कहना है। उसने रोते हुए वृद्धाश्रम में मिली हुई वृद्धा की बात सुना दी उसे। सुनकर आदित्य भी गंभीर हो गया था। मुझे एक बात और पूछनी थी आपसे। और अगर आपकी पत्नी और आपकी माँ के बीच में मतभेद हो गया, बहस हो गई तो फैसला गुस्से से नहीं, न्याय से होगा। भाई जिसकी गलती होगी उसे प्यार से समझाया जाएगा। दोनों हंस पड़े। कई दिनों बाद नेहा के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। उसी समय आदित्य का फोन बजा। माँ कॉलिंग। हाँ माँ। दूसरी तरफ से सावित्री जी की घबराई हुई आवाज आई। बेटा, तुम्हारे पापा बाथरूम में फिसल गए हैं। आदित्य तुरंत खड़ा हो गया। क्या? क्या कहा माँ? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? बेटा, उनसे उठा नहीं जा रहा है। पैर में दर्द है, बहुत ज्यादा। माँ, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। उसने फोन रखा और जल्दी से बोला, नेहा, मुझे जाना होगा। मैं भी चलूं? आदित्य ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हाँ, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो। दोनों तुरंत ही कार में बैठ गए। पूरे रास्ते नेहा के मन में एक ही बात चल रही थी। आज पहली बार मैं उन लोगों से मिलने जा रही हूँ जिन्हें कुछ दिनों पहले मैं अपनी जिंदगी से दूर रखना चाहती थी। उसे नहीं पता था कि अगले 1 घंटे में उसके मन का आखिरी भ्रम भी टूट जाएगा। कार रुकी तो निहार ने देखा, सामने वही 2 मंजिला मकान था जिसका जिक्र उसी दिन लड़की देखने के समय हुआ था। लेकिन आज उसकी नजर मकान पर नहीं, बल्कि दरवाजे पर खड़ी सावित्री जी पर थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आदित्य तेजी से अंदर गया। पापा कहाँ है माँ? ड्राइंग रूम में गोपाल जी सोफे पर अधलेटे बैठे थे। उनके पैर पर बर्फ की पट्टी रखी हुई थी। आदित्य उनके पास बैठ गया। बहुत दर्द हो रहा है क्या पापा? अरे, इतनी सी चोट है, तू ऐसे घबरा रहा है जैसे मैं अस्पताल पहुंच गया हूँ। आप मेरे लिए दुनिया के सबसे कीमती इंसान है पापा। गोपाल जी भरी आंखों से उसको देख रहे थे। नेहा भी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बेटा बड़ा हो जाने के बाद भी अपने पिता के सामने बच्चा ही रहता है। सावित्री जी बोली, अरे बेटी नेहा, तुम भी आई हो? नेहा झिझकते हुए उनके पैर छूने बढ़ी। सावित्री जी ने तुरंत ही उसे गले लगा लिया। हमारे घर पहली बार आई हो और मैं तुम्हें ठीक से बैठा भी नहीं पा रही। नेहा की आंखें भर आई। जिस महिला से मिलने से वह कुछ दिन पहले बचना चाहती थी, वही आज उसे बेटी कहकर गले लगा रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए। गोपाल जी का पैर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, थैंक गॉड, फ्रैक्चर नहीं है, बस मोच है। 3-4 दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। उनकी बात सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। डॉक्टर के जाने के बाद सावित्री जी रसोई में चाय बनाने चली गई। नेहा भी उनके पीछे पीछे चली गई। आंटी, मैं मदद कर दूं? अरे, पहली बार आई हो और काम कराऊं? नहीं बेटी। लेकिन अगर सचमुच मदद करनी है तो बस मेरे पास यहीं इस कुर्सी पर बैठ जाओ। कुछ पल तक चुप्पी रही। फिर नेहा ने धीरे से पूछा, आंटी, आदित्य हमेशा से इतने ही शांत स्वभाव के हैं क्या? अरे नहीं, बचपन में तो वो पूरे घर को सिर पर उठा लेता था। फिर सावित्री की नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर गई। उसमें 10-12 साल का आदित्य स्कूल यूनिफॉर्म में मेडल पहने खड़ा था। सावित्री जी बोले, इस मेडल के पीछे भी एक कहानी है नेहा। अच्छा। उन्होंने अलमारी खोलकर एक छोटा सा डिब्बा निकाला। डिब्बा खाली था। अरे, इसमें क्या था आंटी? मेरे शादी के सोने के कंगन थे इसमें। सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा। कंगन? हाँ, लेकिन बिक गए, सावित्री जी ने धीरे से कहा। क्यों?
इतने में गोपाल जी भी धीरे धीरे चलते हुए रसोई तक आ गए थे। उन्होंने बताया, उस साल मेरी नौकरी चली गई थी बेटी, घर चलाना मुश्किल हो गया था और उसी समय आदित्य का इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हुआ था। सावित्री जी ने आगे बात बढ़ाई, फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं थे, तब मैंने अपने कंगन बेच दिए। नेहा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। आपको दुख नहीं हुआ? सावित्री जी मुस्कुराई, बेटी ये मैं अकेली थोड़ी हूँ, हमारे घरों में औरतें अक्सर इस तरह से अपने गहनों का उपयोग कर लेती हैं जब आर्थिक तंगी आती है। मैंने अकेले नहीं थोड़ी, ऐसा क्या है, अक्सर ऐसा होता है। आपको दुख नहीं हुआ? अरे बेटी, गहने हाथों की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई माँ का सिर गर्व से ऊंचा करती है। आदित्य आया तो उसने माँ की बात सुन ली थी। धीरे से बोला, माँ आपने आज तक ये बात किसी को बताई नहीं। सावित्री जी ने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, बेटा माँ अपने त्याग का हिसाब नहीं रखती, अगर हिसाब रखे तो पता नहीं क्या क्या हिसाब रखना पड़े। नेहा अब अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। उसे माँ की बात याद आई, रिश्ते निभाए जाते हैं, गिनाए नहीं जाते। और वृद्धाश्रम की अम्मा की आवाज, किसी माँ से उसका बेटा मत छीनना बेटी। चाय बन चुकी थी। चाय पीते पीते गोपाल जी बोले, बेटी उस दिन जो बात अधूरी रह गई थी। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर कभी इस घर में तुम बहू बनकर आओ तो तुमसे सिर्फ एक ही उम्मीद रहेगी। जी, हमारी बहू मत बनना। नेहा ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। हमारी बेटी बनकर रहना। नेहा की आंखें तरल हो आई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस रिश्ते से वह इतना डर रही थी, वह रिश्ता बोझ नहीं, अपनापन से हल्का फुल्का भी हो सकता है। नेहा का फोन बजा। मौसी। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, नेहा बेटी तुम कहाँ हो? क्या हुआ मौसी? तुम्हारी बुआ और फूफा जी में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, बात तलाक तक पहुंच गई है। नेहा और आदित्य ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें नहीं पता था कि इस झगड़े का कारण भी वही सोच थी जिससे यह पूरी कहानी शुरू हुई थी। नेहा और आदित्य तुरंत ही महेश जी के घर पहुंचे। अंदर से ऊंची ऊंची आवाजें आ रही थी। ड्राइंग रूम में उसकी बुआ कविता रो रही थी। फूफा रमेश गुस्से में इधर उधर टहल रहे थे। दोनों के बीच लगभग 20 वर्ष का उनका बेटा अंकित सिर झुकाए खड़ा था। महेश जी और सरोज जी दोनों उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। बुआ क्या हुआ? नेहा ने पूछा तो बुआ फूट पड़ी, बेटी इस घर में अब मेरा दम घुटता है। अरे मेरा नहीं घुटता क्या? फूफा जी बोले। महेश जी ने शांत स्वर में कहा, रमेश भाई साहब गुस्से में कोई फैसला मत लो। लेकिन रमेश जी के भीतर वर्षों का दर्द जमा था। भैया आज तो फैसला होकर रहेगा। नेहा ने पहली बार देखा कि हमेशा हंसने वाले रमेश जी की आंखें भीगी हुई थी। वे बोले, 25 साल पहले हमारी शादी हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही कविता बोली, अलग घर ले लो, मुझे संयुक्त परिवार में नहीं रहना। मैंने सोचा नई नई शादी है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर महीने एक नई शर्त रहने लगी, गांव मत चलो, माँ पापा को यहाँ मत बुलाओ, उनके इलाज का खर्चा तुम मत उठाओ। मैंने अपनी पत्नी की खुशी के लिए सब कुछ मान लिया। धीरे धीरे मेरे माता पिता ने भी हमें बुलाना छोड़ दिया। कहते बेटा खुश हो, बस वही काफी है हमारे लिए। उन्होंने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। ये देखिए, ये मेरे पिताजी का आखिरी पत्र है। उन्होंने कांपते आवाज में पढ़ना शुरू किया। प्रिय बेटे, तू चिंता मत करना, हम दोनों ठीक है। इस बार मत आना, बहू और बच्चे परेशान होंगे। जब समय मिले तब आ जाना, तेरा इंतजार रहेगा। पत्र पढ़ते पढ़ते रमेश जी की आवाज टूट गई। मैं नहीं गया और 1 महीने बाद खबर आई, पिताजी नहीं रहे। रमेश जी फूट फूट कर रो पड़े। नेहा हैरान थी कि कोई आदमी भी इस तरह से रो सकता है। मैं अपने पिता की अर्थी को कंधा नहीं दे पाया। यह सुनते ही कविता
दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर सिसकने लगी। मैंने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया कविता, लेकिन आज आज हमारा बेटा कह रहा है शादी के बाद हम दोनों अलग रहे। अंकित शर्म से सिर झुका चुका था। पापा, मेरा वो मतलब नहीं था। रमेश ने दर्द से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बच्चे वही सीखते हैं जो घर में देखते हैं। तुमने मुझे अपने माँ बाप से दूर होते देखा, आज तुम हमें अपने जीवन से दूर करना चाहते हो। गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी ही है। कविता सुबकते हुए बोली, बस करो रमेश, बस मुझे माफ कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिद की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से दूर किया और आज वही दर्द मेरे अपने बेटे मेरे सामने लेकर आए हैं। माफ कर दो मुझे रमेश। नेहा का कलेजा कांप उठा, जैसे वह भविष्य की अपनी ही जिंदगी देख रही हो। अगर उस दिन आदित्य ने उसे नहीं रोका होता, अगर वृद्धाश्रम की अम्मा जी न मिली होती, अगर पापा की तबीयत न बिगड़ी होती, तो एक दिन शायद वह भी वही गलती दोहराती। वह धीरे धीरे आदित्य के पास गई। आदित्य, आदित्य ने उसकी तरफ देखा। आदित्य, अगर आपको और आपके परिवार को अब भी मुझ पर भरोसा हो तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। वह आगे बोली, मैं अब किसी बेटे को उसके माँ बाप से अलग करने की बात तक नहीं करूँगी, और अगर कभी मुझसे ऐसी गलती होने भी लगे तो आप मुझे आज का यह दिन ज़रूर याद दिला दीजिए। उसकी बात सुनकर आदित्य मुस्कुरा पड़ा। अब तक बुआ और फूफा जी भी अपने आप को संभाल चुके थे। महेश जी मुस्कुराते हुए बोले, चलो रमेश, कविता, तुम दोनों ने अच्छा किया जो आज अपने परिवार को टूटने से बचा लिया। उस दिन गोपाल जी और सावित्री जी भी वहां आए हुए थे। सरोज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब सब लोग यहाँ इकट्ठा है तो एक अधूरा काम भी पूरा कर लेते हैं। सभी उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने नेहा और आदित्य की तरफ इशारा किया। अगर इन दोनों की भी राय हो तो रिश्ते को आगे बढ़ा दे। नेहा ने झिझकते हुए आदित्य की ओर देखा। वह धीरे धीरे चलती हुई सावित्री जी के पास पहुंची और उनका हाथ पकड़कर बोली, मैंने रिश्तों को हमेशा जिम्मेदारी समझा, लेकिन आज समझ में आया रिश्ते बोझ नहीं, सहारा होते हैं। आंटी, आंटी नहीं, माँ कहो, कहते हुए सावित्री जी ने उसके गाल थपथपा दिए। गोपाल जी की आंखें भर आई। उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए धीरे से कहा, आज अगर मेरे माँ पिता होते तो बहुत खुश होते। 2 महीने बाद पूरा विवाह मंडप फूलों से सजा हुआ था। शहनाई बज रही थी। दोनों परिवार एक साथ मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। जयमाला का समय आया। नेहा और आदित्य ने एक दूसरे को मालाएं पहनाई। फेरे शुरू हुए। 7वें फेरे के बाद आदित्य ने धीरे से नेहा से कहा, एक वादा करोगी? पहले आप बताइए तो, हम कभी किसी माँ बाप को अकेला महसूस नहीं होने देंगे। नेहा ने बिना एक पल गवाए कहा, वादा? और एक वादा आप भी कीजिए। क्या? अगर कभी मैं गलती करूं तो मुझे समझाइएगा, छोड़िएगा नहीं। आदित्य ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और बोला, ये भी वादा रहा। समय बीतता गया। 1 वर्ष बाद दिवाली की शाम थी। रंग बिरंगी रोशनियों से सारा मोहल्ला जगमगा रहा था। रसोई में सरोज जी और सावित्री जी साथ मिलकर मिठाई बना रही थी। गोपाल जी और महेश जी आंगन में बैठकर पुराने किस्से सुना रहे थे एक दूसरे को। आदित्य दिए सजा रहा था। नेहा अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लेकर आई। बच्ची ने तुतलाती बोली में कहा, दादा, नाना। उन दोनों की आंखों में खुशी झलक उठी। नेहा ने आदित्य को देखा। दोनों बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिए। नेहा के मन में वही दिन घूम गया जब उसने कहा था, मुझे पति चाहिए, सास ससुर नहीं। और आज उसी सास ससुर के बिना उसे आज अपना घर अधूरा लगता था। वे न हो घर में तो उसे घर सूना सूना लगता था। उसने ईश्वर का धन्यवाद किया कि समय रहते उसकी सोच बदल दी। दियों की रोशनी पूरे आंगन में फैल रही थी।
ऐसा लग रहा था मानो उस घर में सिर्फ दीपक ही नहीं, रिश्तों की समझ भी जगमगा उठी हो। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी सास ससुर नहीं। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। नेहा के माध्यम से हर विवाह योग्य युवती के लिए इसमें संदेश है कि किसी का घर न तोड़े, किसी को उसके माँ बाप से अलग न करे, माँ बाप को उनके बेटे से अलग न करे, वरना एक न एक दिन पछताना ही पड़ता है, क्योंकि आगे वही सब कुछ आपके बच्चे भी देखते हैं और वही सही समझते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।